हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स के 51 टू 100 क्वेश्चंस। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे 1 टू 50 क्वेश्चंस, जिसमें हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स के पढ़े थे। अब आगे वाले में भी बिजनेस इकोनॉमिक्स के ही हम कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे, जो हमारी प्रिपरेशन में चार चांद लगाने वाले हैं। थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा हमारे एग्जाम में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के साथ। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन सजेस्ट दैट, कि एक नाम दे दिया हमें, फैक्टर और प्राइस का इक्वलाइजेशन है, वो क्या सजेस्ट करता है? ऑल वर्कर रिसीव इक्वल वेजेस। देखिए, फैक्टर और प्राइस, ऑल वर्कर रिसीव इक्वल वेजेस, ट्रेड लीड्स टू द इक्वलाइजेशन ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्शन फैक्टर्स अक्रॉस कंट्री। इसने बोला कि जो है trade leads to the equalization of the price of the production factor across the countries. Fixed cost adjust to match variable cost. Government fixed factor prices. देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कि ट्रेड लीड्स टू द इक्वलाइजेशन ऑफ द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर अक्रॉस कंट्रीज। इसने बोला कि जो भी, जब हमारे कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड होता है, जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फ्री ट्रेड हो रहा है, तो वहां पे जो भी फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शंस होते हैं उनके प्राइसेस सेम हो जाते हैं। तो अगर उस चीज के बारे में डिस्कस करता है वो फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन। द थ्योरी posits that free trade drives resource prices toward equality internationally. Equality internationally मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे प्राइस का सेम रहता है सभी फैक्टर्स का या प्रोडक्शन फैक्टर्स का। ठीक है। प्रोडक्शन प्लानिंग इन्वॉल्व्स, प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? ओनली शेड्यूलिंग ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, ओनली आगे कट कर दो इसको ही। डिसीजन रिगार्डिंग टाइमिंग, क्वांटिटी, रिसोर्स एलोकेशन, इन्वेंट्री कंट्रोल। हाँ जी, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये हम कर सकते हैं क्योंकि सारा का सारा प्रोडक्शन से रिलेटेड है कि किस टाइम पे कितनी क्वांटिटी, क्या क्या रिसोर्स एलोकेट होने हैं, कौन से रिसोर्स किस चीज को एलोकेट करने हैं, इन्वेंट्री को कैसे कंट्रोल करना है, वो सारा प्रोडक्शन प्लानिंग से रिलेटेड है। सेटिंग प्राइस बेस्ड सोनली ऑन कॉस्ट, प्राइस सेटिंग ये प्रोडक्शन के बाद की बात है। इग्नोरिंग कैपेसिटी कंस्ट्रेंट, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट को इग्नोर कर दो, नहीं तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। प्रोडक्शन प्लानिंग कोऑर्डिनेट्स रिसोर्सेज टाइमिंग टू अचीव एफिशिएंट ऑपरेशन, मतलब प्रोडक्शन की जो भी टाइमिंग है, जो भी रिसोर्सेज है, उनको कोऑर्डिनेट करना, उनके बीच में सामंजस्य बिठाना, ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो सबसे बेस्ट हो। बेस्ट मतलब उसमें सबसे ज्यादा वो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिले। इकोनॉमीज ऑफ मैनेजमेंट कैन बी अचीव्ड बाय, इकोनॉमीज ऑफ मैनेजमेंट पूछा है। इंक्रीज स्टाफ विदाउट एडिशनल ट्रेनिंग, स्टाफ बढ़ाते जाओ विदाउट ट्रेनिंग, ठीक है, गलत हो जाएगा। स्पेशलाइजिंग मैनेजरियल टास्क टू इंप्रूव एफिशिएंसी, हाँ जी, ये है कि मैनेजरियल टास्क स्पेशलाइज कीजिए ताकि आपकी एफिशिएंसी बढ़े। आउटसोर्सिंग ऑल ऑपरेशन, आउटसोर्सिंग कर दो सारे ऑपरेशंस का, आप खुद कुछ ना करो। अवॉइडिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांस को अवॉइड कर दीजिए। तो साफ ही पता चल रहा है ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। स्पेशलाइजेशन रिड्यूस रिडंडेंसी एंड हेल्प स्ट्रीमलाइन डिसीजन मेकिंग, अचीविंग कॉस्ट एफिशिएंसीज। मतलब इसने बोला कि जो रेड्यूस रिडंडेंसी, सेम चीज बार बार होती है, जो रिडंडेंसी होता है रिपीटेशन टाइप होता है ये। हेल्प स्ट्रीमलाइन डिसीजन मेकिंग, अचीविंग कॉस्ट एफिशिएंसीज, ठीक है। डिसीजन मेकिंग मतलब कि मैनेजरियल एक्टिविटी क्या है, आपको बढ़ा देता है, स्पेशलाइज हो जाता है, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। उस चीज के बारे में ये डिस्कस कर रहे हैं। द लर्निंग कर्व इफेक्ट इम्प्लाइज दैट, लर्निंग कर्व इफेक्ट क्या होता है इसने पूछा। प्रोडक्शन कॉस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड ओवर टाइम, नहीं, ये तो पता ही हमें, चेंज होगी ही होगी। रिपीटेटिव प्रोडक्शन लीड्स टू एफिशिएंसी गेन्स एंड रिड्यूस कॉस्ट पर यूनिट, हाँ जी, यहाँ पे ये आंसर ठीक है क्योंकि देखिए लर्निंग कर्व है, लर्निंग मतलब सीख रहे हैं। तो जैसे ही रिपीटेटिव प्रोडक्शन होता है, बार बार में हम किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, हर बार कुछ कमी निकलती होगी तो हम उस कमी को सुधारते जाते हैं, सुधारते जाते हैं, सुधारते जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी में गेन्स आते हैं, एफिशिएंसी बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट पर यूनिट जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। एज वर्कर एंड सिस्टम बिकम्स मोर एक्सपीरियंस्ड, प्रोडक्शन प्रोसेस बिकम मोर एफिशिएंट। एक्सप्लेनेशन थी इसकी। संक कॉस्ट शुड बी, संक कॉस्ट होती क्या है, जो एक बार लग गई तो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, संक हो जाती है वो, मतलब कि खत्म ही हो जाता है पैसा। तो संक कॉस्ट शुड बी कैसी होनी चाहिए?
कंसिडर्ड केयरफुली इन फ्यूचर डिसीजन, नहीं पैसा लग चुका ना तो उसको रिकवर कर सकते हैं ना कुछ, बात तो उसको क्या कंसीडर करना, छोड़ दीजिए। हमने लास्ट क्वेश्चंस में भी किया था कि डिसीजन मेकिंग में सम कॉस्ट को हम डिसाइड नहीं करते हैं। इग्नोर बिकॉज दे कैन नॉट बी रिकवर्ड, allocate to future production, use to construct marginal cost curve। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इग्नोर कर दीजिए क्योंकि उसको रिकवर तो किया ही नहीं जा सकता, सिंस सम कोस्ट आर अन इरिट्रीवेबल, मतलब कि जो है रिवर्स नहीं किया जा सकता। दे शुड नॉट फैक्टर इन टू करंट डिसीजन मेकिंग, जो आज की डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर उस संक कॉस्ट का डिसीजन के ऊपर कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। द मार्केट डिमांड कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय, मार्केट डिमांड कर्व कैसे ऑब्टेन किया जाता है, हॉरिजॉन्टली समिंग अप इंडिविजुअल कंज्यूमर डिमांड कर्व्स। यस कि हम मार्केट डिमांड, मार्केट के अंदर जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनकी जितनी भी कमांड्स डिमांड्स हैं उन सारी डिमांड को टोटल कर दो तो मार्केट डिमांड कर्व जो होगा हमें मिल जाएगा। टोटल मार्केट डिमांड इज द सम ऑफ ऑल यूनिट्स डिमांडेड बाय ईच कंज्यूमर एट एनी गिवन प्राइसेस। ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इम्प्लाइज दैट, प्रिंसिपल ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, एक यूनिट का कंजप्शन बढ़ाने से उसका कितनी यूटिलिटी हमें मिल रही है। ठीक है, मतलब कि हर में कम 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 मिलती जाती है हमें, उसको डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, ईच एडिशनल यूनिट कंज्यूम इंक्रीज सेटिस्फेक्शन, नहीं डिक्रीज होता है सेटिस्फेक्शन। ईच एडिशनल यूनिट एड लेस सेटिस्फेक्शन देन द प्रीवियस यूनिट। यस दिस विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, कि दिस प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स व्हाई कंज्यूमर बैलेंस देयर कंजप्शन अक्रॉस वेरियस गुड। इसकी वजह से ही हमें पता चलता है कि हमें जो कंजप्शन करना है एक ही चीज का ना करके हमें अलग अलग चीजों का कंजप्शन करना है, ताकि हमारी जो यूटिलिटी है, जो हमारा सेटिस्फेक्शन फैक्टर है, वो हमारा बढ़े, कम ना हो। प्रोडक्शन रिस्क कैन बी मिनिमाइज थ्रू, प्रोडक्शन रिस्क है उसको मिनिमाइज करना कैसे किया जा सकता है, इग्नोरिंग फ्लक्चुएशंस इन इनपुट प्राइसेस, इग्नोर कर दो जो भी प्राइस में ऊपर नीचे आ रहा है, नहीं इससे तो नहीं होगा प्रोडक्शन रिस्क कम। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनपुट एंड इफेक्टिव कंटीजेंसी प्लानिंग, यस दिस विल बी द राइट आंसर, कि हम जो इनपुट्स हैं हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको डाइवर्सिफाई कर दीजिए, एक जगह ना लगा करके अलग अलग जगह पे लगाए। जैसे हमारा ये शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड होता है कि हमारा जो पैसा है वो एक जगह ना लगा करके म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो अलग अलग शेयर्स के अंदर चला जाता है, तो हमारा रिस्क जो फैक्टर है वो कम हो जाता है। तो वैसे ही प्रोडक्शन रिस्क को कम करना है तो हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा हमारे इनपुट्स को। ठीक है। मैनेजिंग रिस्क इन्वॉल्व्स नॉट पुटिंग ऑल रिसोर्सेज इनटू वन सोर्स, प्लानिंग फॉर अनसर्टेनिटीज, प्लानिंग भी करनी पड़ेगी इसके बारे में। टेक्नोलॉजिकल चेंज एडवांसमेंट इन बिजनेस जनरली, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो बिजनेस के अंदर उस क्या होता है जनरली, इंक्रीज मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ा देती है, नहीं कॉस्ट तो कम करेगी। रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, इनहेंस एफिशिएंसी, हाँ कॉस्ट कम कर देती है, एफिशिएंसी को बढ़ा देती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। न्यू टेक्नोलॉजी कैन स्ट्रीमलाइन प्रोडक्शन प्रोसेस, लोअर कॉस्ट, कॉस्ट को कम कर देती है, बूस्ट प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देती है। तो आंसर विल बी द राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑप्टिमल आउटपुट लेवल इन प्रोडक्शन इज डिटरमाइंड बाय, ऑप्टिमल आउटपुट लेवल इन प्रोडक्शन कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है, फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल वेरिएबल कॉस्ट, नहीं, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स मार्जिनल बेनिफिट, यस दिस विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स मार्जिनल बेनिफिट और रिवेन्यू। Producing up to the point where the extra cost equals to extra benefit is key to maximizing the profit। जहां तक, जब तक हमारा मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल रहता है तब तक हम करते जाएंगे, हमारा प्रॉफिट ही है। अब जिस टाइम हमारा कॉस्ट बढ़ने लग जाए मार्जिनल रिवेन्यू से, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लग जाए रिवेन्यू से, तो वहां पे हमें प्रोडक्शन को रोक देना चाहिए क्योंकि वहां से हमारा लॉस स्टार्ट हो जाएगा। Managerial economics utilize which technique for decision analysis? Managerial economics utilize which technique for decision analysis?
जो मैनेजरियल इकोनॉमिक है वो कौन सी टेक्निक का यूज करती है? ओनली क्वांटिटेटिव एनालिसिस, देखिए ओनली वाला मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ओनली वाले ऑप्शन को कट कर दिया जी, ओनली तो कट कर दिया। अब ब्लेंड ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड, हाँ जी हम ब्लेंड करके मिक्स करके यूज करेंगे तभी जाके हमारा जो डिसीजन होगा वो अच्छा होगा। इंटीग्रेटिंग बोथ अप्रोचेस गिव मैनेजर अ कॉम्प्रिहेंसिव टूल सेट फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है, किसी चीज को इग्नोर नहीं करना है। अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का कर्व कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व इंडिकेट्स दैट कंज्यूमर विल बाय एनी क्वांटिटी एट अ फिक्स्ड प्राइस, एक प्राइस के ऊपर कितनी भी क्वांटिटी खरीद सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, उसको कह सकते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। स्टेप प्राइसिंग इज ए स्ट्रेटेजीज वेयर, स्टेप प्राइसिंग कौन सी स्ट्रेटेजी होती है उसका पूछा है। द प्राइस इज हेल्ड कांस्टेंट रिगार्डलेस द क्वांटिटी परचेज, क्वांटिटी परचेज कितनी भी हो प्राइस हम सेम रखेंगे नहीं। प्राइस चेंज इन द इंक्रीमेंट एज द परचेज क्वांटिटी इंक्रीज, यस दिस विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इसके अंदर क्या होता है, स्टेप प्राइसिंग के अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि जैसे जैसे कोई परचेजर है या बायर है हमारी से क्वांटिटी ज्यादा खरीदेगा हम पर यूनिट प्राइस कम कर देंगे, ठीक है। जैसे ऑफर मिलता है ना, आप 5 यूनिट लोगे तो आपको इतना रुपए लगेगा, 10 यूनिट लोगे तो इतना रुपए लगेगा, उस चीज को कहते हैं स्टेप प्राइसिंग। स्टेप प्राइसिंग ऑफर इंसेंटिव फॉर बल्क बाइंग बाय लोअरिंग द प्राइस आफ्टर सर्टेन थ्रेशोल्ड आर रीच्ड, ठीक है। 1 से 5 अगर खरीद रहे हो तो आपको 5 रुपए पर पीस मिलेगा, ठीक है। अगर आपने 6 खरीदा, 6 से 10 के बीच में खरीदा तो 4.5 का लग जाएगा। ऐसे ये चीज होती है स्टेप प्राइसिंग, स्टेप बाय स्टेप हम डिक्रीज करते जाएंगे प्राइस को, ठीक है। द संक कोस्ट फैलेसी अकर्स व्हेन डिसीजन मेकर, संक कोस्ट फैलेसी कब आती है? इग्नोर पास्ट एक्सपेंस इंटायरली, ये तो सही ये बात है, इग्नोर तो करना ही है हमें, ठीक है। लेट पास्ट इन्वेस्टमेंट अनड्यूली इन्फ्लुएंस फर्दर स्पेंडिंग, जो हमारे पास्ट इन्वेस्टमेंट है, पुरानी जो इन्वेस्टमेंट है आगे की स्पेंडिंग को अनड्यूली इन्फ्लुएंस करे, नेगेटिव मतलब कि अनरिलेटिवली इन्फ्लुएंस करती है वो चीजें, ये हो सकता है। ओवर एस्टिमेट फ्यूचर बेनिफिट बिकॉज ऑफ पास्ट कोस्ट, पास्ट की जो वजह से ओवर एस्टिमेट कर लिया हमने। फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन वेरिएबल कॉस्ट, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, लेट पास्ट इन्वेस्टमेंट अनड्यूली इन्फ्लुएंस फर्दर स्पेंडिंग, दिस फैलेसी लीड्स टू द इरेशनल डिसीजन कंटिन्यूइंग इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन अनरिकवरेबल पास्ट कॉस्ट, ठीक है। हम क्या करते हैं कि जो हमारी पास्ट कॉस्ट लग गई उसके बेस पे जो रिकवर होनी ही नहीं है उसके बेस पे हम डिसीजन ले लेते हैं, इरेशनल बेतुके से डिसीजन ले लेते हैं। अ रिस्क प्रीमियम इज द गारंटेड रिस्क फ्री रिटर्न्स, the extra return demanded by investor for accepting additional risk, this will be the right answer, option number B, the risk premium compensate the for the अनसर्टेनिटी इनहेरेंट इन रिस्कर इन्वेस्टमेंट, रिस्कियर इन्वेस्टमेंट, जैसे जैसे रिस्क बढ़ता जाए उसकी जगह रिटर्न, जो एक्स्ट्रा रिटर्न की डिमांड होती है उसको कहते हैं रिस्क प्रीमियम, क्या कहते हैं उसको? रिस्क प्रीमियम। सप्लाई इज कंसिडर्ड इलास्टिक व्हेन, सप्लाई को इलास्टिक कब कहा जाता है? कि क्वांटिटी ऑफ सप्लाई जो होती है वो चेंज हो जाए अचानक से, इलास्टिक तो वही होती है, तो कब कहा जाएगा? क्वांटिटी सप्लाई चेंज लिटिल विद प्राइस चेंज, थोड़ा सा जो चेंज आए। क्वांटिटी सप्लाई चेंज सिग्निफिकेंटली विद प्राइस चेंज, हाँ जी सिग्निफिकेंटली, थोड़ा सा प्राइस भी चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या वो सिग्निफिकेंट लेवल पे चेंज हो जा रही है, उसको कहेंगे हम प्लास्टिक सप्लाई, इलास्टिक सप्लाई जो है वो कहेंगे। बैरियर्स टू एंट्री इन अ मार्केट आर फैक्टर्स दैट, बैरियर्स क्या होते हैं मार्केट में एंट्री के, और उसको कहा मतलब कि किसको बैरियर कहा जाएगा? फैसिलिटेट इजी एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म्स, फैसिलिटेट कर दिया तो बैरियर कहाँ होगा, कट कर दीजिए। प्रिवेंट एंड रिस्ट्रिक्ट न्यू फॉर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट, यस बैरियर्स वही होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं न्यू फॉर्म्स को एक मार्केट के अंदर एंटर करने से। हाई एंट्री बैरियर्स प्रोटेक्ट इनकम्बेंट फर्म्स एंड लिमिट ऑफ कंपटीशन, हाई बैरियर होते हैं उसकी वजह से कंपटीशन के लिमिट में रहता है। मैनेजरियल रिस्क एनालिसिस इन्वॉल्व, मैनेजरियल रिस्क एनालिसिस किस चीज का होता है? इग्नोरिंग इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज, assessing various future scenario and their probability, yes this will be the right answer। मैनेजरियल में क्या है, हम मैनेजर क्या लेवल करते हैं, फ्यूचर इन सिनेरियो को मैनेज पहले से असेस कर लेते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी को असेस कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी जो टेक्निक्स को चेंज करते हैं, अपने डिसीजन को बनाते हैं।
if in a break even chart the intersection of the total revenue and total cost curve represent, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो क्या आपको शो करता है, तो ब्रेक इवन चार्ट है तो वो ब्रेक इवन पॉइंट होगा, ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट आंसर होगा इसका। दिस इज वेयर रिवेन्यू एग्जैक्टली कवर्स कॉस्ट, मतलब ऐसी जो रिवेन्यू और कॉस्ट की बात कहिए तो रिवेन्यू और कॉस्ट एक दूसरे को कवर कर देंगे, ना कोई ज्यादा ना कोई कम, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवीसी इज कैलकुलेटेड बाय एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को टोटल आउटपुट से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो आंसर होगा बी, डिवाइडिंग टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय आउटपुट। A firm's strategic pricing decision should consider, ये प्राइसिंग डिसीजन है, क्या क्या चीज कंसीडर करके करना चाहिए, प्रोडक्शन कॉस्ट ओनली, ओनली काट दीजिए, कॉम्पिटिटर प्राइसिंग, मार्केट डिमांड, कॉस्ट स्ट्रक्चर, टारगेट प्रॉफिट मार्जिन, हाँ जी ये सारी चीजों को कंसीडर करेगा वो। मार्केट डिमांड एक्सक्लूसिवली, स्पेशल ध्यान दिया जा रहा है मार्केट डिमांड के ऊपर ही। गवर्नमेंट रेगुलेशन अलोन, अलोन अकेला लिमिट कर दिया हमने, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, कि मार्केट डिमांड को, कॉम्पिटिटर के प्राइस को, कॉस्ट के स्ट्रक्चर को, टारगेट प्रॉफिट मार्जिन को, सब चीजों को ध्यान रख के हम डिसीजन लेंगे, तो इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग डिसीजन। द इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन मेजर्स, इलास्टिसिटी क्या होती है प्रोडक्शन की, क्या मेजर करती है प्रोडक्शन की इलास्टिसिटी, द चेंज इन डिमांड ड्यू टू द कॉस्ट वेरिएशन, देखो डिमांड का आ गया मगर हमने प्रोडक्शन का चेंज देखना है, रिस्पॉन्सिव ऑफ आउटपुट टू ए चेंज इन वन इनपुट कैटेरिस पैरिबस, मतलब इसने बोला कि एक इनपुट के चेंज होने से आउटपुट के अंदर क्या रिस्पॉन्स आया, आउटपुट कैसे चेंज हुआ, उसको कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन। अब इसके बाद में जो वर्ड लिख रखा है कैटेरिस पैरिबस, इसका मीनिंग होता है ऑल द अदर फैक्टर्स रिमेन सेम, मतलब स्पेशल एक इनपुट के चेंज होने से हमें आउटपुट देखना है, हम ये मान के चलेंगे बाकी सारे आउटपुट जो हैं वो रिमेन सेम, सारे सेम हैं, कैटेरिस पैरिबस का मीनिंग है ऑल द अदर फैक्टर रिमेन्स सेम। एन एप्लीकेशन ऑफ गेम थ्योरी इन बिजनेस इज, एप्लीकेशन ऑफ गेम थ्योरी क्या होती है, गेम थ्योरी से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है। एनालाइजिंग शेड्यूलिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को शेड्यूल करना, एनालाइजिंग कॉम्पिटिटर प्राइसिंग, मार्केट एंट्री स्ट्रेटेजीज, हम क्या कॉम्पिटिटर के प्राइस को, मार्केट के एंट्री की स्ट्रेटेजीज को डिस्कस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। डिटरमाइनिंग फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, स्टैंडर्डाइजिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, एनालाइजिंग कॉम्पिटिटर्स प्राइस, मार्केट एंट्री strategies, game theory model strategy, intersection, interaction between firms in competitive environment, मतलब कि दो फर्म हैं इन competitive environment में, उनका इंटरेक्शन कैसे होता है, स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन कैसे होता है, उस चीज से रिलेटेड है ये गेम थ्योरी। In business economics, regression analysis is primarily used for, regression analysis, regression जहाँ पे भी आ जाए तो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे हम फ्यूचर के लिए डिसीजन लेते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव स्टोरी टेलिंग, forecasting future trend based on historical data, हाँ जी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। रिग्रेशन एनालिसिस एम्प्लॉय स्टैटिस्टिकल मेथड टू प्रेडिक्ट आउटकम यूजिंग पास्ट डेटा रिलेशनशिप, ठीक है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज परफॉर्म्ड टू, क्वेश्चन है हमारे पास, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज परफॉर्म्ड टू, तो क्या परफॉर्म करेगा ये, कॉस्ट और बेनिफिट, कितनी कॉस्ट कितना बेनिफिट हो रहा है उसका एनालिसिस, ठीक है। तो मैक्सिमाइज कॉस्ट नहीं, कंपेयर टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट विद टोटल बेनिफिट ऑफ ए प्रोजेक्ट और डिसीजन, यस दिस विल बी द राइट आंसर, कि एक प्रोजेक्ट या एक डिसीजन का कितनी कॉस्ट आएगी और उस कॉस्ट को लगाने के बाद कितना हमें पास बेनिफिट हो सकता है उसका एनालिसिस करना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगा। स्टैगर्ड प्राइसेस इज ए फॉर्म ऑफ, स्टैगर्ड प्राइसिंग क्या होती है, यूनिफॉर्म प्राइसिंग अक्रॉस ऑल द क्वांटिटी नहीं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द क्वांटिटी एंड कस्टमर सेगमेंट, यस दिस विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द क्वांटिटी एंड कस्टमर सेगमेंटेशन। एक्सप्लेनेशन इज इट इन्वॉल्व्स ऑफरिंग डिफरेंट प्राइसेस बेस्ड ऑन द फैक्टर्स सच एज वॉल्यूम परचेज, एक बंदा एक चीज खरीद रहा है, एक बंदा जो है बहुत ज्यादा चीजें खरीद रहा है तो हम उसको थोड़ा सा डिस्काउंट देकर करते हैं, प्राइस अलग हो जाता है उसका, उसको कहते हैं स्टैगर्ड प्राइसिंग।
प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन इज कंसर्न्ड विद, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन किस चीज से रिलेटेड है? तो इसने बोला मैक्सिमाइजिंग आउटपुट रिगार्डलेस द कोस्ट, कोस्ट कितनी भी लग जाए हमें प्रोडक्शन को आउटपुट को बढ़ाना है नहीं। बैलेंसिंग प्रोडक्शन कॉस्ट विद ऑपरेशनल एफिशिएंसी टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ये बोला प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज करना अच्छा लेवल पे करना कि हम प्रोडक्शन की कॉस्ट को और ऑपरेशन की एफिशिएंसी को मैनेज करते हैं और किस क्या होता है उससे रिजल्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। The explanation is efficient production use resource wisely to achieve the highest possible profit without excess cost, मतलब फालतू कोस्ट लगाए बिना हमारे जो रिसोर्सेज है उनका इफेक्टिव एफिशिएंट यूज करना और हाईएस्ट पॉसिबल जो प्रॉफिट है उसको गेन करना इज प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। अनलाइक संक कोस्ट, मतलब कि संक कोस्ट के जैसे संक कोस्ट होता है वैसा नहीं। अनरिकवरेबल कोस्ट, रिकवरेबल कोस्ट क्या होती है, मतलब कि संक कॉस्ट रिकवरेबल नहीं होती है, तो रिकवरेबल कॉस्ट कौन सी हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी, तो कैन नॉट बी रिकवर्ड, ये तो संक कॉस्ट की है। मे बी रिकवर्ड इफ प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट इन रिवर्स, ठीक है, हाँ, कि प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट जो है रिवर्स करते हैं अगर हम, तो शायद हमें वो मिल सकती है, उसको हम कहेंगे रिकवरेबल कॉस्ट, ठीक है, सारी ना मिले, कम मिले, ज्यादा मिले, कुछ हिस्सा मिले, मिल सकती है। रिकॉग्नाइजिंग रिकवरेबल कॉस्ट हेल्प इन असेसिंग विच एक्सपेंस माइट इन्फ्लुएंस फ्यूचर डिसीजन, ठीक है, रिकवरेबल कॉस्ट जो है फ्यूचर डिसीजन को भी इंपैक्ट करेगी बट संक कॉस्ट नहीं करनी चाहिए। कंज्यूमर मैक्सिमाइज यूटिलिटी बाय, कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज, यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन जो होता है उसको मैक्सिमाइज कैसे कर सकता है, तो इसकी सीधी सी प्लानिंग है कि हम क्या करेंगे, हमारे जो भी रिसोर्सेज कंज्यूमर के पास जो भी पैसा है वो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करे, तो उससे क्या है यूटिलिटी बढ़ सकती है उसकी। तो इसका आंसर रहेगा एलोकेटिंग इनकम सो दैट मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर या पर रुपीस या पर स्पेंडिंग इज इक्वलाइज्ड अक्रॉस गुड्स, ठीक है, तो हर अपने जो पैसे हैं उनको अलग अलग डायरेक्शन में लगाना जिससे कि हर से हमें मैक्सिमम यूटिलिटी मिले, ठीक है, क्योंकि हमने डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देखा है कि एक यूनिट के बाद दूसरी यूनिट यूज करते हैं तो उससे हमें कम मिलती है, और हम सारी ही यूनिट पहली बार यूज करेंगे तो उससे हमें क्या है, यूनिट मैक्सिमम मिलेगी, तो हमारी क्या होगी, मैक्सिमम यूटिलिटी मिलेगी। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मॉडल्स इन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इन कॉर्पोरेट, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मॉडल्स जो स्ट्रेटेजी डिसीजन होते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में वो क्या क्या चीज इनकॉर्पोरेट करते हैं। ओनली हिस्टोरिकल डाटा, ओनली आगे कट करता हूँ, फोरकास्टेड सिनेरियो मतलब कि जो सिनेरियो आगे होने वाले हैं, रिस्क को असेस कर दिया जाता है, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, हाँ जी ये आंसर कर दीजिए। दीज मॉडल्स कंसिडर मल्टीपल फ्यूचर सिनेरियोज, मल्टीपल फ्यूचर सिनेरियो को अनसर्टेनिटीज टू गाइड स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजन, मतलब कि डिसीजन मेकिंग को जो गाइड करते हैं हर चीजों को इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा डिसीजन, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मॉडल के अंदर। मार्केट सेगमेंटेशन फॉर प्राइसिंग पर्पस इन्वॉल्व्स, मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व किया जाता है, जब प्राइसिंग के लिए किया जाता है। सेटिंग अ यूनिफॉर्म प्राइस फॉर एवरीवन, फिर सेगमेंटेशन की जरूरत क्या है, कट कर दो। डिवाइडिंग द मार्केट इनटू ग्रुप्स विद डिफरेंट विलिंगनेस टू पे, यस, हम क्या अलग अलग पे लेवल के ग्रुप को अलग अलग सेगमेंट कर देते हैं, उसी को कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। टेलर्ड प्राइसिंग इनेबल्स फर्म्स टू कैप्चर मोर कंज्यूमर सरप्लस फ्रॉम वेरियस सेगमेंट्स, ठीक है। The primary objective behind adopting new technology in production is to, जब भी हम कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं तो उसका प्राइमरी पर्पस क्या होगा, प्राइमरी पर्पस वही होगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम कॉस्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्वालिटी मैक्सिमाइजेशन, ये चीजें होती है, तो इससे रिलेटेड पढ़ते हैं हम क्या है। इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट तो कम करनी है नहीं। इनहेंस एफिशिएंसी, रिड्यूस कॉस्ट, इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी, दिस विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, कि हम हमारी एफिशिएंसी को इनहेंस करते हैं, रिड्यूस करते हैं कॉस्ट को, इंप्रूव करते हैं हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी को, ठीक है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की हेल्प से, न्यू टेक्नोलॉजी के हेल्प से। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन इन बिजनेस मींस, बिजनेस के अंदर रिस्क डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, वही है कि हमारा पैसा अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर दो, म्यूचुअल फंड वाला एग्जांपल जो है। फोकसिंग ऑन ए सिंगल प्रोडक्ट लाइन, नो। स्प्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अक्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट्स और मार्केट टू रिड्यूस रिस्क, दिस विल बी द राइट आंसर। डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ए डाउन टर्न इन
एनी वन एरिया ऑफ बिजनेस, एक एरिया में डाउन टर्न आएगा मगर बाकी जगह से हमें प्रॉफिट मिलता रहे, तो उससे क्या होता है हमारा रिस्क डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा। इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट, अ फर्म प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय, फर्म की प्राइसिंग जो स्ट्रेटेजी है वो किस चीज से ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, किस चीज का इम्पैक्ट पड़ता है। इट सोल प्रोडक्शन कॉस्ट, सोल मतलब अकेले की, लिमिट कर दिया। कंपटीटर प्राइसिंग प्रिवेलिंग मार्केट डिमांड, यस ये हो सकता है कि कंपटीटर की प्राइसिंग भी इम्पैक्ट करती है, मार्केट की डिमांड भी इम्पैक्ट करती है, ठीक है। ओनली गवर्नमेंट रेगुलेशन, ओनली कट, इग्नोरिंग कॉम्पिटिटिव कंप्लीटली, कॉम्पिटिटर्स को गायब भी कर दो, हमारे लिए कुछ मतलब ही नहीं है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कॉम्प्रिहेंसिव सा जो ऑप्शन लगे ना, जो ज्यादा से ज्यादा चीजों को इंक्लूसिव हो, तो उस चीज को हमें चूज करना है। फर्म मस्ट कंसिडर एक्सटर्नल मार्केट फैक्टर्स व्हेन सेटिंग प्राइसेस इन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। अंडर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इज करेक्टराइज्ड बाय, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम किस चीज से करेक्टराइज किया जाता है। फर्म्स अर्निंग पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट, फर्म्स अर्निंग जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो यहाँ पे होगा फर्म्स अर्निंग जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, जीरो इकोनॉमिक मतलब ना तो लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म इन द लॉन्ग रन ड्राइव इकोनॉमिक प्रॉफिट टू जीरो इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टूल इज कॉमनली यूज्ड फॉर असेसिंग बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क को असेस करने के लिए कौन सा टूल को यूज किया जाता है, तो है वो स्वोट एनालिसिस, SWOT, हमने पहले भी डिस्कस किया एक वीडियो में, आई थिंक बिजनेस इन्वायरमेंट वाले में। स्वोट एनालिसिस क्या होता है, SWOT, S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, T फॉर थ्रेट। तो ये इन चीजों को करके हम बिजनेस के रिस्क को एनालिसिस करते हैं, असेस करते हैं। शैडो प्राइसिंग इज यूज टू, शैडो प्राइसिंग वहां होता है जहां पे प्रोडक्शन का प्राइस पहले कभी लगाया, न्यू प्रोडक्शन जब लॉन्च होता है, ठीक है, नया तरीके की चीज कोई लॉन्च हो रही है। सेट द मार्केट प्राइस फॉर ए कमोडिटी, estimate the true economic value of goods and service when market price does not exist, सही बात है, ये आंसर होगा इसका। जब मार्केट प्राइस नहीं है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू को कैप्चर करना, प्राप्त करना, गैस करना, एस्टिमेट करना इज शैडो प्राइसिंग। शैडो प्राइसिंग इज स्पेशली यूजफुल फॉर इवेल्युएटिंग नॉन मार्केटेड गुड, मतलब कि पहले जो मार्केट हुई नहीं है और एक्सटर्नलिटीज जो बाहर की चीजें अचानक से आ जाती है। डिसीजन ट्री इन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आर यूजफुल, डिसीजन ट्रीज क्या होता है ये हमें कंसेप्ट बताना चाहिए। डिसीजन ट्री के अंदर जैसे मैंने एक पॉइंट लिया, उसके मेरे पास दो डिसीजन है, यस और नो, तो मैंने उसके नीचे लिखे यस और नो, फिर मैं यस के साथ जाऊंगा तो यस के साथ मेरे को क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, नो के साथ मेरे को क्या क्या मिलेगा, उनको जब हम लाइन वाइज लाइन ऐसे करते रहते हैं तो एक ट्री की शेप बन जाती है, मतलब कि चैनल सा बन जाता है, उसको कहते हैं डिसीजन ट्री। तो डिसीजन ट्री इन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आर यूजफुल फॉर, किसके लिए यूजफुल होगा, विजुअलाइजिंग मल्टीपल डिसीजन पाथ, आउटकम्स अंडर अनसर्टेनिटीज, ये देखो इसने यही बोला कि मल्टीपल पाथ होते हैं, यस नो हमारे पास दो, दो के चार, चार के आठ ऐसे पाथ बन जाते हैं, और अनसर्टेनिटी हमें हर अनसर्टेनिटी के साथ हमें उसका जो लास्ट में हमें आउटकम मिलने वाला है उसको भी गैस कर पाएंगे, किसकी हेल्प से, डिसीजन ट्री के हेल्प से। तो डिसीजन ट्री प्रोवाइड ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चॉइस आउटकम्स प्रोबेबिलिटी टू एड कॉम्प्लेक्स डिसीजन, कॉम्प्लेक्स डिसीजन होता है वहां पे हम डिसीजन ट्री का हेल्प ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ डेंसिटी रेफर्स टू, डेंसिटी की इकोनॉमिक्स क्या होता है, डेंसिटी मतलब ग्रुपिंग, जहां पे भीड़ हो, डेंस चीज हो, ठीक है, जंगल जैसे होता है वो डेंस होता है, तो उसकी इकोनॉमीज क्या होती है। कोस्ट एडवांटेज फ्रॉम ज्योग्राफिक कंसंट्रेशन ऑफ कस्टमर और ऑपरेशंस, यस दिस विल बी द राइट आंसर। जैसे SCZ का एग्जांपल ले सकते हैं, SCZ में क्या होते हैं, ये प्रोडक्शन एरिया होता है, वहां पे क्या ये रिसोर्सेज ज्यादा मात्रा में लोकली अवेलेबल होते हैं, तो हमारी जो कॉस्ट कम हो जाती है। तो कोस्ट एडवांटेज फ्रॉम ज्योग्राफिक कंसंट्रेशन ऑफ कस्टमर, अगर उस एरिया में कस्टमर ज्यादा है तो वहां पे सेल भी ज्यादा हो जाएगी, हमारी सप्लाई कॉस्ट कम हो जाएगी, तो इसके लिए उसको कहेंगे हम इकोनॉमीज ऑफ डेंसिटी। When operations और कस्टमर आर geographically concentrated, concentrate मतलब इकट्ठा होता है, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिकल कॉस्ट कैन बी reduced, तो इससे हमारी कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ती है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अचीव्ड व्हेन, ये तो बहुत बार क्वेश्चन कर लिया है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है जब मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट होता है, कॉस्ट और जो रिवेन्यू है मार्जिनल
जब तक इक्वल रहे तब तक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रहता है। मार्केट फेलियर्स अकर्स व्हेन, मार्केट फेलियर कब होता है? द फ्री मार्केट एलोकेट्स रिसोर्स एफिशिएंटली हो गया तो फेलियर कहाँ हुआ? कट। द फ्री मार्केट फेल्स टू एलोकेट रिसोर्स एफिशिएंटली ऑन इट्स ओन, ये होगा कि फेल हो जाता है एफिशिएंटली एलोकेट करने में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। मार्केट फेलियर अराइज फ्रॉम द इनपरफेक्शंस, इनपरफेक्शन की वजह से मार्केट फेलियर आता है, वो जैसे कि एक्सटर्नलिटीज, मोनोपोलीज, पब्लिक गुड्स लीडिंग टू इनएफिशिएंट आउटकम्स। ठीक है। A key characteristics of a perfect competition is, की करेक्टर परफेक्ट कंपटीशन कहाँ होता है? परफेक्ट कंपटीशन में दो, एक तो ये चीज होती है कि फ्री एंट्री होती है, कितने भी जो सेलर है, बायर्स हैं, वो आ सकते हैं, और गुड जो होती है वो होमोजीनियस होती है, सेम गुड का होता है, तभी जाके हम उसको परफेक्ट कंपटीशन कहेंगे। तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, होमोजीनियस प्रोडक्ट। ठीक है। इन परफेक्ट कंपटीशन प्रोडक्ट्स आर वर्चुअली आइडेंटिकल विच फोर्सेस फर्म्स टू बी प्राइस टेकर, और उसकी वजह से क्या होता है, जो फर्म्स होती है प्राइस टेकर्स होती है, प्राइस मेकर्स नहीं होती है, मार्केट के प्राइस को उनको कैप्चर करना पड़ता है। The marginal revenue product of an input is, मतलब एक इनपुट के बढ़ने से आउटपुट के अंदर क्या फर्क आया, उस चीज का रिलेटेड इसने पूछा है। द एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ हायरिंग एन एडिशनल यूनिट, और ना ही कॉस्ट नहीं पूछा, रिवेन्यू पूछा, कट कर दो। द एक्स्ट्रा रिवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम एम्प्लॉइंग वन मोर यूनिट ऑफ दैट इनपुट, यस दिस विल बी द राइट आंसर। इफ डिमांड इज इन इलास्टिक, डिमांड क्या है? इन इलास्टिक है, जो हिलती नहीं है, देन ए प्राइस इंक्रीज विल टिपिकली, प्राइस इंक्रीज क्या होगा? देखिए प्राइस इंक्रीज, अगर डिमांड जो है इन इलास्टिक है तो डिमांड के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लो मेरे पास एक चीज थी 5 रुपए की, और उस 5 रुपए पे मेरी जो डिमांड थी 5 थी, 5 की 5, मैंने कर दिया प्राइस को 7। ठीक है। तो मेरे पास पहले रिवेन्यू कितना आ रहा था? 25 आया था, 5 × 5 इज इक्वल टू 25, और अब मैंने 7 कर दिया तो 7 मल्टीप्लाई, डिमांड सेम है 5 रही, 7 × 5 35, तो हमारा जो रिवेन्यू होगा वो इंक्रीज हो जाता है, इसने ये पूछा है। तो इसमें ऑप्शन क्या रहेगा? सब्सटेंशियली डिक्रीज टोटल रिवेन्यू, डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज टोटल रिवेन्यू, यस टोटल रिवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। विद इन इलास्टिक डिमांड द परसेंटेज ड्रॉप इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइसिंग बूस्टिंग रिवेन्यू। ठीक है। मेक और बाय एनालिसिस इज यूज्ड बाय मैनेजर टू डिसाइड, मेक और बाय एनालिसिस करता है, मेक और बाय नाम से पता चला कि हमें बनाना चाहिए, खरीदना चाहिए, तो जहां पे हमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस मिलेगी उस चीज को हम ऑप्शन को चूज करेंगे। ठीक है। वेदर टू प्रोड्यूस गुड्स इन हाउस और कॉन्ट्रैक्ट आउट फॉर प्रोडक्शन, मतलब ये ऑप्शन यही ठीक रहेगा कि हमें हमारे तरफ ही चीज बनानी है, या चीजें बाहर से खरीद लेंगे वो अच्छी भी सस्ती भी मिलेगी, तो वो चीज। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। मेक और बाय एनालिसिस इसी काम के लिए होता है। दिस एनालिसिस कंपेयर्स इंटरनल प्रोडक्शन कॉस्ट विद द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लायर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक प्रॉफिट डिफर्स फ्रॉम अकाउंटिंग प्रॉफिट बिकॉज इट, इकोनॉमिक प्रॉफिट है जो अकाउंटिंग प्रॉफिट से डिफर होता है, क्यों? इंक्लूड ओनली फिक्स्ड कॉस्ट, कट। अकाउंट फॉर इम्प्लिसिट कॉस्ट सच एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हाँ जी, इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर क्या है? इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों कॉस्ट आ जाती है, और अकाउंटिंग कॉस्ट के अंदर सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, इसलिए दोनों को डिफर किया जाता है। ठीक है। टाइम सीरीज एनालिसिस इन डिमांड फोरकास्टिंग इन्वॉल्व, टाइम सीरीज एनालिसिस जो है डिमांड फोरकास्टिंग में, उसको क्या चीजें इन्वॉल्व होती है उसमें? यूजिंग रैंडम सैंपल विदाउट हिस्टोरिकल context, no. Studying past pattern over the time to predict future demand, yes this will be the right answer। तो टाइम सीरीज एनालिसिस होता है, हम पूरे टाइम पीरियड की एनालिसिस करते हैं, फ्यूचर, पास्ट और जो हमारा प्रेजेंट है, उन पूरे टाइम सीरीज के एनालिसिस करते हैं, उसके बेस पे हम क्या करते हैं? डिमांड के बेस पे और प्राइसिंग वगैरह देखते हैं। तो स्टडिंग पास्ट पैटर्न ओवर द फ्यूचर डिमांड को गेस करने के लिए हम सारे ट्रेंड को एनालिसिस करेंगे। दिस मेथड लेवरेज ट्रेंड्स, साइकिल, सीजनल वेरिएशन फाउंड इन हिस्टोरिकल डाटा टू फोरकास्ट डिमांड। ठीक है। ये इसका एग्जांपल कल भी दिया था हमने। अपॉर्चुनिटी स्कोरिंग इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, अपॉर्चुनिटी जो स्कोरिंग है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का एक पार्ट है, वो किसके लिए यूज किया जाता है? रैंक पोटेंशियल मार्केट सोलली बाय साइज, सोलली अकेला, कट। evaluate opportunity based on factors like growth rate,
evaluate opportunities based on factors like growth rate, competitive intensity, profitability। तो इस सारी चीजें को फैक्टर्स को एनालाइज करना और उसकी वजह से मतलब कि इनको स्कोर करना, जिसका स्कोर ज्यादा होगा उस प्लान के साथ हमें जाना, यही होता है अपॉर्चुनिटी स्कोरिंग। हर चीज का स्कोर फिक्स कर दिया हमने, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी स्कोरिंग हेल्प इन क्वांटिफाइंग एंड प्रायोरिटाइजिंग पोटेंशियल मार्केट, कि किस मार्केट को कब से ज्यादा पॉइंट मिले, उसी मार्केट को प्रायोरिटाइज करेंगे हम, प्रोजेक्ट को उसी को प्रायोरिटाइज करेंगे यूजिंग मल्टीपल क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपिटल बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, कैपिटल बजट करना इसका प्रोसेस क्या है? डिटरमाइनिंग शॉर्ट टर्म प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, इवेल्युएटिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट एंड एसेट्स। देखो कैपिटल बजटिंग, कैपिटल लगाना, तो कैपिटल लॉन्ग टर्म होती है इसलिए हम लॉन्ग टर्म के साथ जाएंगे। इवेल्युएटिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट एंड एसेट, कि हम प्रोजेक्ट कौन से में पैसा लगाएं, किस एसेट में पैसा लगाएं, इस चीज का चेक करना, कौन मतलब एनालिसिस करना होता है कैपिटल बजटिंग। तो इट कंसिस्ट एनालाइजिंग प्रोजेक्ट कैश फ्लोज टू डिसाइड ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंशंस, ठीक है। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज इन अ मार्केट रेफर्स टू, एक्सटर्नलिटीज क्या होती है, वो भी नेगेटिव वाली, ठीक है। बेनिफिट रिसीव बाय थर्ड पार्टीज ड्यू टू इकोनॉमिक, बेनिफिट है तो पॉजिटिव हो गई। कॉस्ट इम्पोज्ड ऑन सोसाइटी दैट आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन मार्केट प्राइस, ठीक है। प्रोड्यूसर बेनिफिट एक्सक्लूसिव टू हाई प्रोडक्शन वॉल्यूम्स, गवर्नमेंट इंटरवेंशन सपोर्टिंग मोनोपोलीज। तो इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, कॉस्ट इम्पोज्ड ऑन द सोसाइटी दैट आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन मार्केट प्राइस, ठीक है। जो कॉस्ट सोसाइटी के ऊपर लग जाती है, सोसाइटी ने क्या कुछ खोया उसके लिए मार्केट प्राइस में उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज occurs when the social cost of a good exceeds its private cost leading to inefficient outcome, ठीक है। तो यहाँ होते हैं हमारे आज के क्वेश्चन 51 to 100 कंप्लीट और हमारी यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसी तरीके से हम आने वाली 7 यूनिट्स को भी डिस्कस करेंगे। अभी तक तो यूनिट नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप उसको एक्सेस कर पाए, ठीक है। थैंक यू।